नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हमारे खास पेशकश का नाम है गुरु का खेला कहीं फंस न जाए चेला। जी हां, टिकट बंटवारे बीजेपी में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आडवाणी के बाद जसवंत सिंह की नाराजगी और अब हरिन पाठक का टिकट कटने के बाद कहा जाने लगा है कि आडवाणी खेमे पर मोदी ब्रिगेड भारी पड़ रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले कहीं एक कलह बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ेगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हर हर मोदी के नारे पर मोदी ने दी प्रतिक्रिया। ट्वीट करके समर्थकों से की अपील ना करें नारे का इस्तेमाल। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने आपत्ति भी जताई। दिल्ली में रामदेव के मंच पर पहुंचे मोदी। आजादी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपीए सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी में मुतालिक की सदस्यता पर पार्टी आलाकमान ने लगाई रोक। गोवा के सीएम पर्रिकर ने मुतालिक की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का विवादित बयान, कहा स्याही मिटाकर दोबारा डालें वोट। और टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। लालकृष्ण आडवाणी की सीट को लेकर हुए विवाद के थमने के बाद अब लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले हरिन पाठक की जगह अभिनेता परेश रावल को टिकट दिए जाने से पार्टी में चल रही खींचतान को और हवा मिली है। बीजेपी की जारी नई लिस्ट में परेश रावल को अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट बंटवारे पर नहीं थम रहा तूफान। बीजेपी में कलह जारी। आडवाणी जसवंत के बाद अब हरिन पाठक की बारी। लालकृष्ण आडवाणी को लेकर विवाद थमने के बाद बीजेपी में उस वक्त विवाद की एक और स्थिति पैदा हो गई जब अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और आडवाणी के वफादार हरिन पाठक के स्थान पर बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को टिकट दे दिया गया। पार्टी की ओर से शनिवार को जिन 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई उनमें अहमदाबाद पूर्व से परेश रावल का नाम है। पहले इस सीट से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की अटकलें थीं। टिकट कटने से हरिन पाठक की नाराजगी भी जगजाहिर होने लगी। टिकट कटने से आहत हरिन पाठक ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है और सत्ता के सुख के लिए उन लोगों पर भरोसा कर रही है जो दल बदलू हैं और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। मैं तत्कालीन जनसंघ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व का ऋणी हूं। एक सन्निष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसने 48 साल इस पार्टी में बिताया हो, उसके नाते और जो पार्टी सिद्धांत, राष्ट्रहित और देश हित को सबसे आगे रखती है, उसमें मुझे लगा गुजरात में कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई हैं, उनका व्यक्तित्व है, लोकप्रियता है, जन समर्थन है, फिर मेरी समझ से परे हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। आडवाणी हरिन पाठक को अहमदाबाद पूर्व से टिकट दिए जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन मिशन 272 को पूरा करने में लगी बीजेपी ने हरिन पाठक की जगह परेश रावल पर अपना भरोसा जताकर आडवाणी खेमे को एक और बड़ा झटका दिया है। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इसमें किसी तरह की कोई टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है।
जहां तक सवाल है पार्टी का, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है वही पार्टी का अधिकृत स्टैंड है। इसके अतिरिक्त सुषमा जी हों, जसवंत सिंह जी या पार्टी के मोदी जी, राजनाथ जी, सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लक्ष्य है देश में सुशासन की स्थापना, देश के लोगों को कांग्रेस के कुशासन से निजात दिलाना, मुक्त कराना। और ये जो सुशासन का संग्राम चल रहा है, इस सुशासन के संग्राम में देश के तमाम लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। टिकट बंटवारे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह समेत पार्टी के कई कद्दावर नेताओं की नाराजगी के बीच पार्टी हर हाल में अपने सपने को साकार करने में जुटी है, लेकिन दिग्गजों की नाराजगी कहीं मुश्किल खड़ी न कर दे। जिया न्यूज़ ब्यूरो। तो अजीब सी स्थिति बनी हुई है बीजेपी के भीतर। हर बड़ा नेता यही कहता है कि जो भी पार्टी आलाकमान तय करेगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा, लेकिन एक एक करके जो विवाद हैं वो भी थमने का नाम नहीं लेते और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी ऐसी कि अब पार्टी को सोचना पड़ रहा है। आखिर लाल कृष्ण आडवाणी खेमे की नाराजगी कितना नुकसान पार्टी को पहुंचा सकती है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ राकेश कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ आबिद हुसैन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और साथ ही इस पूरी चर्चा में हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे भी जुड़े रहेंगे। सबसे पहले राकेश कपूर जी, आपके पास आऊंगी मैं। हम शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं, जैसे ही टिकट बंटवारे का काम शुरू हुआ उसके बाद बीजेपी के भीतर जिस तरह से मतभेद शुरू हुए, कई बार बीजेपी ने इसे दबाने की कोशिश की, कई बार छुपाने की कोशिश की, अब छुपता नजर नहीं आ रहा है। आडवाणी खेमे की जो नाराजगी है पार्टी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है? देखिए, क्या है कि भाजपा के भीतर जो इस समय संकट है वो है जनरेशनल चेंज का। जो जनरेशनल चेंज हो रहा है और जिसे हम पीढ़ीगत परिवर्तन कहते हैं जी। तो वो स्मूथली होना चाहिए था, वो बहुत ही चुपचाप और शांत और बिना शोर शराबे के होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक किसी खेमे की बात है, आडवाणी खेमा हो या कोई दूसरा खेमा हो, तो ये खेमेबाजी जनरेशनल चेंज के साथ चलती रहती है ऐसी पार्टी में जिसका जो स्वरूप है वो डेमोक्रेटिक ज़्यादा हो। आप देखेंगी कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी अनुभव के लिहाज से बहुत उनका अनुभव कम है, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और वहाँ पर पत्ता तक नहीं हिला। तो उसका एक जो सेटअप है पार्टी का वो दूसरा सेटअप है। उसको हम डायनेस्टिक फॉर्म ऑफ सेटअप कह सकते हैं। कांग्रेस पर जो आरोप लगता है, बड़ी बात कह रहे हैं राकेश जी आप, इसलिए लेकिन दोनों ही पार्टियों की जो सेटअप है, जो परंपरा है, उसमें फर्क है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे साथ लखनऊ से आबिद हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, मैं उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आबिद हुसैन साहब, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ओवरटेक कर रहे हैं बीजेपी को नरेंद्र मोदी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बात वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के सेटअप में अंतर है, यहाँ पर अगर किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना होता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, टिकट का बंटवारा होता है, आवाजें उठ रही हैं जिससे पार्टी को नुकसान भी भुगतना हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अलग है स्थिति, वहां पर वंशवाद, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आपने जो आपका बात खास तौर से रेफरेंस दिया, मैं एक बात कह दूं कि कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है और कांग्रेस में ये डिसिप्लिन हमेशा से दिखता रहा है। दूसरे, कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के नाम पर किसी कैंडिडेट को आगे करके चुनाव लड़े, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जीतने के बाद ही सब कुछ होता है। मैं कांग्रेस की इन दो बातों के अतिरिक्त अब मैं लंबा समय ना लेकर मैं कपूर साहब के किए हुए कमेंट पर बात करता हूँ। ये सच है कि मुझे लाल कृष्ण ये बीजेपी के आंतरिक पार्टी के जो चल रहे द्वंद्व पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने एक बहस में मुझे आमंत्रित करके मुझसे बात की है, तो मैं ये कह दूं कि वहाँ पर तीन बड़े नेता अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे के हाथ पे तलवार देकर बड़े खूबसूरती से एक रचनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। नंबर एक,
ऐसे किसी भी आदमी को आगे नहीं आने दिया जाए जो कल को उनके सपनों को झूठ मूठ जो देख रहे हैं, सपना जो पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ सपना देख रही है, झूठ पर आधारित प्रचार पर वो आगे बढ़ाकर ये एक संदेश दे रही है कि बस उसकी वेव है और लहर है, जो कि कदापि नहीं है। तो उसके आधार पर भी वो एक झूठ ये और बुनियादी तौर पर बोल रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ मोदी ही सब कुछ हैं। इधर राजनाथ सिंह और मोदी जी के बीच में भी अंतर विरोध है, ये बात दिखने लगा है, क्योंकि उनको कहीं पर भी एनडीए के, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत 272 का मिशन तो उनका सपना है। जाहिर है आबिद साहब, आप भले ये कह रहे हैं कि आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर जो खुशी देखी जाती है जब इस तरह की किसी मतभेद की बात आती है बीजेपी के भीतर, वो किसी से छुपा नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी टिप्पणी की, हालांकि कहते हैं कि टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन टिप्पणी आती भी है और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती भी है। हमारे साथ कृष्ण कुमार दुबे भी जुड़े हुए हैं, हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर। कृष्ण कुमार, आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि जो मतभेद बीजेपी के भीतर चल रहे हैं उसे छुपाने की कोशिश लाख की जा रही है, लेकिन बार बार सामने आ रही है। और हमारी चर्चा का जो विषय कि लालकृष्ण आडवाणी के जो खेमाबाजी चल रही थी, फिर से एक बार उभर कर वो बात सामने आने लगी है पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले। कितनी बड़ी चिंता? देखिए, बिल्कुल ये एक जनता के बीच में और कार्यकर्ता के बीच में गलत है। हरिन पाठक का टिकट करना, जसवंत सिंह को टिकट न देना, ये एक रणनीति के तहत हो रहा है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका अपना अलग है। जब इसके पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव जब पहली बार अपने नेतृत्व में लड़ा था, तब भी उन्होंने एक सर्वे कराया था और सर्वे में जितने विधायकों के टिकट वो काट सकते थे, जिनके खिलाफ रिपोर्ट गई थी, उनके विधायक की सिटिंग के विधायक उन्होंने जो है टिकट काटे थे। तो यही एक रणनीति अख्तियार उन्होंने, हालांकि इस पर डायरेक्ट नहीं करी है, लेकिन संघ परिवार के माध्यम से, बीजेपी के रणनीतिकारों के माध्यम से अख्तियार करिए कि जिनके खिलाफ जो है एक सर्वे आया है, जिनको लगता था कि ये सीटें नहीं निकल पाएंगी या फिर इनको कहीं और मोबिलाइज किया जा सकता है या फिर जो मार्गदर्शक की भूमिका में पहुंच सकते हैं नेता, उन सबको सम्मान देते हुए सादर जो है उनसे विदाई के अनुरोध किया गया था कि आप खुद स्वेच्छा से विदाई ले ले। यही हरिन पाठक के साथ हो रहा था और यही जो जसवंत सिंह के साथ हो रहा था। हालांकि जसवंत सिंह के साथ एक थोड़ा सा ये था कि उनके बेटे को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने लगी थी राजस्थान में, लेकिन जसवंत सिंह का ये मानना था कि वो आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहते तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हरिन पाठक के साथ ये भी और ये भी कहा जा रहा है कि एक रणनीति, एक टीम ऐसी काम कर रही है जो ये नहीं चाहती है कि एक ऑप्शन ऐसा बाद में दिखे जिसमें लगे कि पार्टी टूट की स्थिति में पहुंच जाए और कल को अगर लगता है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती है और कुछ लोगों को जो नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं होंगे, एनडीए में जो ऐसे दल आने वाले रहेंगे, तो एक अलग सा मोर्चा अगर बनता दिखेगा किसी अन्य नेता के नेतृत्व में, तो उनके साथ जाने का डर अगर किसी को रहेगा तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। राकेश जी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी इस पर, जो ये बात कह रहे हैं आप कृष्ण कुमार। राकेश जी, ये जो बात कही जा रही है कि जानबूझकर एक संदेश देने की कोशिश जरूर है यहाँ पर। लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी पहले भी देखी गई थी, लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी आज भी देखी गई जब गांधीनगर सीट पर विवाद हुआ। अब बार बार जब लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो रहे हैं और एक खेमे बाजी की बात हो रही है पार्टी के भीतर, क्या वाकई ये संदेश देने की कोशिश है आलाकमान की तरफ से कि जो निर्णय है वो है और नरेंद्र मोदी का अगर वर्चस्व है पार्टी के भीतर वो रहेगा लोकसभा चुनावों से पहले और उसके बाद भी? देखो शुभ्रा, बड़ा स्पष्ट है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का इतिहास जानते हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 1970 में जब अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस बल्लाद मधोक जंग छिड़ी थी तो उसका नतीजा क्या हुआ था। जी। ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक सांस्कृतिक संस्था अपने स्वयं को कहती है, भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक ऑफशूट है, उसका राजनीतिक हिस्सा है। और सभी जितने भी राजनीतिज्ञ भाजपा के हैं वो सभी आरएसएस में प्रशिक्षित होते हैं। ये निश्चित रूप से मान करके चलना चाहिए। और आरएसएस क्या चीज़ है, इसको मैं आडवाणी जी के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने स्वयं कहा था लोकसभा में कि आरएसएस जो है वो एक विश्वविद्यालय है राष्ट्रवाद का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षित करता है। नंबर एक तो बात ये। नंबर दो, जसवंत सिंह, व्हाट आई थिंक that it is against the stature of Mr. Jaswant Singh and against the stature completely against his tone and tenor कि वो इस तरीके से जो अपनी पार्टी से विद्रोह करने पर उतारू हो जाए।
ये उन्होंने, मुझे लगता है जसवंत सिंह जी का आप इतिहास देखें ना, 2009 में उन्हें पार्टी से निकाला गया था। उन्हें क्यों निकाला गया था? उन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी, अपनी किताब लिखी थी एक जिन्ना। लेकिन राकेश जी, वजहें चाहे जो भी हों और अपनी अपनी तरफ से नेता चाहे जो भी तर्क दे रहे हों, लेकिन जो स्थिति अभी बीजेपी के भीतर है उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है बीजेपी के भीतर। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के समर्थन में उतरती हैं सुषमा स्वराज भी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, भले ही पार्टी के भीतर एक संदेश दे दिया जाए, लोगों में क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया, अब वो लोग ही नरेंद्र मोदी की तरफ से दबाए जा रहे हैं। देखो शुभ्रा, एक बड़ा स्पष्ट जानना चाहिए हमको कि बीजेपी में सिवाय लाल कृष्ण आडवाणी के बाकी आपने जितने नेताओं के नाम गिनाए हैं, इनकी जमीनी हकीकत क्या है, इनका जमीनी अस्तित्व क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी के खाते में सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा को 2 से 182 तक लेकर के आए अपने श्रम से। उनके ऊपर आरएसएस का भी हाथ था, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, जसवंत सिंह जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो उनका जो स्टेचर है, उनका जो कद है, उसके अनुरूप बात नहीं है। आपको टिकट नहीं मिला, आप विद्रोह कर गए। एक आप इतने बड़े नेता हैं, 77 वर्ष की आपकी आयु है इस समय, आप डिफेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, और आप चुनाव भी हारे हैं आप चुनाव, इसके बावजूद अटल जी ने आपको। ठीक है, तो चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और पार्टियों में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है जनता को लुभाने के लिए। लेकिन चुनाव के करीब पहुंचते ही बीजेपी में टिकट बंटवारे पर रार बढ़ती जा रही है। इस बार बीजेपी के कई दिग्गजों का ये टिकट कट गया है या फिर कई इधर से उधर कर दिए गए हैं। इसे महज संयोग माना जाए या फिर कुछ और, कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो आडवाणी के ही करीब माने जाते हैं। टिकट बंटवारे पर नाराजगी, आडवाणी माने तो जसवंत रूठे, अब हरिन पाठक का कटा टिकट, आडवाणी खेमे की उपेक्षा। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन बदलते परिदृश्य में आडवाणी की अहमियत कम होती नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। इस बार मोदी की लहर बताई जा रही है। ऐसे में पार्टी कोई भी खतरा मोल नहीं उठाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया जा रहा है, सवाल उठने लगे हैं कि कहीं जानबूझकर आडवाणी के खास लोगों को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के खास माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें वाराणसी के बजाय कानपुर से लड़ाया जा रहा है। विवाद भी हुआ, लेकिन जोशी मान गए। बारी आई बीजेपी के पितामह की। खबर आई कि लाल कृष्ण आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गुजरात भेजा गया। रूठे फिर मान भी गए। जसवंत सिंह भी इसी कड़ी में आते हैं। जसवंत सिंह साफ कह चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उन्हें उनकी पसंदीदा सीट बराड़मेर दे दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और आडवाणी के करीबी जसवंत सिंह ने बागी तेवर अपना लिए। समझ जैसी थी उसके अनुसार किया। मैं एडजस्टमेंट की राजनीति को सीखा नहीं। आडवाणी की एक और करीबी मोदी ब्रिगेड से नाराज नजर आती है। जसवंत सिंह के टिकट कटने से सुषमा स्वराज नाराज हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आडवाणी के एक और करीबी हरिन पाठक का भी टिकट कट गया। उनके बजाय अभिनेता परेश रावल को अहमियत दी गई। अब वो भी नाराजगी जता रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इतिहास जब बदलाव की करवट लेता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। इतिहास बदलाव की करवट लेता है तो कई तरह की घटनाएं उसकी गवाह होती हैं। बीजेपी के इस रवैये से विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि मोदी ने बीजेपी को टेक ओवर कर लिया है। बीजेपी का नामो निशान ही नहीं है, केवल नमो है, बीजेपी कहीं है ही नहीं। और ये विज्ञापनों भी आपको दिखता है। और जिस तरह से कोई भी सीनियर लीडरशिप उनका कोई बयानबाजी नहीं आ रहा, उनकी कोई जो स्पीचेस हैं वो नहीं आ रही, न सुषमा जा रही हैं न कोई और बीजेपी लीडर। ये तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी को एक टेक ओवर कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। चुनाव करीब है, ऐसे में कहीं गुरु की नाराजगी चेले पर भारी न पड़ जाए और बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़े। जिया न्यूज़ ब्यूरो। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लखनऊ लिए चलते हैं आपको सीधे। आबिद साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ही के नेता ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल
कि टेक ओवर कर लिया है नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को। अब क्यों न माना जाए कि आपकी पार्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों ने कई सालों से कांग्रेस को टेक ओवर किया हुआ है। देखिए, आप जिस तरह बीजेपी के अंतर विरोध है, जिस तरह बीजेपी में मार चल रही है, पॉलिटिकल मार चल रही है, पॉलिटिकल एसेसिनेशंस हो रहे हैं बड़े लीडर्स के, हमें उस पर कोई कमेंट करना नहीं है। लेकिन आपने भी कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी दिलाने से लेके ये आरोप बहुत बार सभी विपक्षी दलों ने और आप लोगों ने भी कमेंट किए हैं कहीं ना कहीं कि डायनेस्टी रूल हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ जो योग हुआ उसको आगे चांस मिला। हमारे यहाँ अगर आज़ाद साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, मौलाना आज़ाद साहब हुए, तो हमारे यहाँ और भी लोग हुए, सीताराम केसरी हुए, नरसिम्हा राव साहब हुए, आबिद साहब कहाँ इतिहास में जा रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आती है आपकी पार्टी में, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है आपकी पार्टी में, राहुल गांधी का नाम सामने आता है, कोई चूं तक नहीं करता, कोई नहीं कहता कि किसी और का नाम, वरिष्ठ नेता का नाम सोचा भी जाए। अब अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो क्यों नहीं माना जाएगा कि टेक ओवर तो पहले ही कर रखा है? इस बात का जवाब दीजिए ना, इतिहास में मत जाइए। कोई नहीं होता ना शुभ्रा, जब अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नहीं होता ना, अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नहीं होता। मैंने तो आपको 3 नाम गिना दिए जो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसलिए ये डायनेस्टी वाली बात तो खत्म हो गई। नेहरू जी के बाद से अगर सिर्फ नेहरू परिवार के लोग रहे हो रहे थे तो आप ये डायनेस्टी कह सकती थी। लेकिन दूसरी मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। कृष्ण कुमार के साथ पास में जाना चाहूंगी। कृष्ण कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, क्या इसे संयोग माना जाए कि आडवाणी खेमे के लोग ही नाराज हो रहे हैं? कृष्ण कुमार जी, सरकार में रहने और गैर सरकार में रहते वक्त भी जो लोकतांत्रिक, जी बिल्कुल, आडवाणी खेमे के जो लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और यही कारण है कि वो नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन 272 और अब कहा जाए कि जो एक मोदी हुकूमत का एक संकल्प है उसको पूरा करने के लिए इन लोगों की नाराजगी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यही है कि आज कम से कम बीजेपी के नेता में बीजेपी सरकार की बात नहीं हो रही है शुभ्रा, बात हो रही है मोदी सरकार की। तो जो विज्ञापन भी आ रहे हैं वो मोदी सरकार के आ रहे हैं। इसके पहले देखने को मिलता था कि सरकार होगी, बीजेपी के नारे लगते थे। तो ये स्वाभाविक तौर से ये स्वीकार करना पड़ेगा विपक्ष को कि बीजेपी जो है वो पूरी मोदी में। ठीक है कृष्ण कुमार, वक्त की कमी है मेरे पास। आखिरी टिप्पणी मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। राकेश जी, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और जो अभी बने हुए हैं घटनाक्रम, उसमें बीजेपी को कितना नुकसान होता है आप देखते हैं चुनावों से? देखो शुभ्रा, एक बात है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ये मोदी हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1971 का ऐतिहासिक चुनाव इस देश में हुआ था जिसमें इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ करके और लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसमें सिर्फ एक नारा था कि वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ, अब आप ही चुनिए। एंड दैट वाज द बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आपसे राकेश जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आबिद साहब आपका भी शुक्रिया, कृष्ण कुमार आपका भी शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है कि बीजेपी के सामने समस्या विकट है, लेकिन बार बार उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि उभर कर सामने आ ही जाती है। अब जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेताओं की बनती है। इस खास पेशकश में इतना ही।